इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। जीडी बख्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर्य न्यूज पर आने के लिए। थैंक यू सर, मौजूदा हालात इस वक्त किस ओर इशारा कर रहे हैं? कि आपको लगता है कि अब बातचीत, जिस तरह से समर्थन किया जा रहा था कि बातचीत से मामला सुलझाएं, बातचीत से बात आगे निकल चुकी है? सर देखिए साहब, जब ये लड़ाई शुरू होने के पहले इंडियन मिलिट्री रिव्यू में भारत के हम 3-4 जर्नल मिले थे। हमने एक वॉर गेम की थी। वॉर गेम में हमारा अंदाज था कि ये लड़ाई 7 से 10 दिन चलेगी। आज 8वां दिन है। मेरे अंदाज में 2 या 3 दिन में रूस ये लड़ाई खत्म कर देगा, क्योंकि तकरीबन उसके सारे ऑब्जेक्टिव हासिल हो गए हैं। आखिरी लड़ाई वो कीव के लिए करेगा। देखिए, आप प्लीज समझिए, पहले उसने जो है सिविलियन जाने बचाने के लिए सोचा था कि हम सरेंडर करवा लें। इसीलिए उसने कीव के पास हवाई अड्डे पे अपने छाता सैनिक पैराट्रूपर्स उतारे थे। उनसे जो है सीधा डैश करके गए थे कि ये शायद सरेंडर कर देंगे। लेकिन साहब, वो कोई सरेंडर नहीं हुआ। तो अब उसको फुल स्केल वॉर करनी पड़ गई है। कोई चारा नहीं रह गया। रूस की तरफ से अब कई सारे दावे यहां पर सामने आ रहे हैं। पहला मैं आपको बताती हूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि नाटो जो है पूर्वी यूरोप में विस्तार का इरादा रखता है। दूसरा जो बड़ा आरोप सामने आया कि अमेरिका के सर पर न्यूक्लियर वॉर का जो है यहां पर भूत सवार है। और साथ ही उन्होंने एक दावा और किया है कि यूक्रेन जो है अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन चुका है। तो इन दावों में कितना आपको असर दिखाई दे रहा है? नहीं, दावों के चलते ही तो उन्होंने हमला किया है। अब आप जरा हमले की बात सुन लेना। आप, मैं सैनिक विशेषज्ञ हूँ, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमला अब उसने किया है वो पारंपरिक तरीके से, स्टैंडर्ड रशियन तरीके से हमला कर रहा है। शहरों को घेरता है, आबादी को बोलता है यहाँ से भाग जाओ, और उसके बाद भारी बमबारी, बेरहम बमबारी करता है सप्रेस करने के लिए। जैवलिन मिसाइल, शोल्डर फायर्ड स्टिंगर, और उसके बाद टैंकों से हमला करता है सीधा सिटी सेंटर की ओर। ठीक है, अब यही शैली हम देख रहे हैं खार्किव में। यही शैली हम देख रहे हैं जो उसने, जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया है कि हमारा ध्यान जब तक खार्किव और कीव उत्तर में था, दक्षिण में उसने बहुत गेंद किए। पूरा जो समुद्र तट है ब्लैक सी का, और जो सी ऑफ एजोव का, उसको यूक्रेन से काट दिया, और वो जो है ओडेसा को घेर लिया है, मारियोपोल की बंदरगाह घेर लिया है। उसने लैंड लिंक कर लिया है डॉनबास के साथ, एक लैंड कॉरिडोर खोल दी है क्रीमिया को, जो उसने पहले कब्जा किया हुआ था। जो डॉनबास में जो उसने इलाका पकड़ना था तकरीबन पकड़ लिया है। अब केवल उसका जो उसको इलाका चाहिए था, रूसी भाषाई इलाका, वो तो पकड़ लिया है। वो उसकी गिरफ्त में आ गया है। अब उसको सिर्फ अगर रेजिम चेंज करना है तो कीव के ऊपर भारी हमला करेगा, भारी बमबारी करेगा, और उसके तहस नहस करके उसके बाद करेगा। ये जो सारा उकसा कर यूक्रेन को, ये मॉरली, नैतिक तौर से बहुत गलत है। क्योंकि क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया, नेटो ने बोल दिया, हम नहीं आएंगे लड़ने, आप अकेले लड़ो, मरो, जो करना है सो करो। तो क्या साहब, फिर क्या आप रूस के आखिरी यूक्रेनियन तक आप रूस से लड़ना चाहते हैं? रूस के लोगों को मरवा रहे हैं बेवजह। क्योंकि गेन क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया। बहादुरी बहुत अच्छी है, जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन लड़ाई में ये भी दावा कर रहा है कि 31 प्लेन और 34 हेलीकॉप्टर जो है ध्वस्त कर दिए गए हैं रूस के। सर, क्या लगता है पर जिस तरह से हालात हैं और इमारतें जर्जर हो चुकी हैं? हेलो जी सर, आप केवल सुन रही हैं CNN और BBC और यूक्रेन का प्रोपेगेंडा, और कह रही है कि साहब उन्होंने तो 9,000 मार दिए रूसी के, इस तक तो वो अभी तक जीत गए होते। लड़ाई उनकी राजधानी में हो रही है, आप कह रहे हैं यूक्रेन जीत रहा है। ये कहानी किसी और को सुनाइए। मैं एक मिलिट्री विशेषज्ञ हूं, जो जमीन पे असलियत है उसको मैं बयान कर रहा हूं। आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो आप अपने फैसले ले सकते हैं। जी सर, यहाँ भारत की अगर भूमिका की बात की जाए तो विश्व पटल पर भारत की भूमिका पर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्यों सवाल उठ रहे हैं? देखिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। हर देश अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखता है। हमारे 70% हथियार रूस से आ रहे हैं। रूस ने 71 की जंग में हमारा बेहिसाब हमको मदद की। ठीक है साहब, तो यूक्रेन ने तो T-80 टैंक पाकिस्तान को बेचे हैं। हर वैश्विक पटल पे हमारे जब न्यूक्लियर हमने बॉम्ब एक्सपेरिमेंट किए, वो टेस्ट किए थे, तो उस वक्त हमारे खिलाफ वोट किया था। पाकिस्तान के साथ वोट करता है, और अब जब खुद के ऊपर आफत आई है
तो हमारा सहयोग मान रहा है। क्या अमेरिका ने, नेटो ने चीन के खिलाफ कुछ बोला जब पिछले साल उन्होंने 2 लाख ट्रूप लद्दाख पे लगा दिए थे? जी, तो हम भी वही कर रहे हैं, हम तटस्थ हैं, बिल्कुल सही ये पॉलिसी है। हाँ। और जी सर, जीडी सर, ये भी जानना आपसे चाहेंगे, क्या लगता है कि कब तक हालात नियंत्रण में आने के आसार हैं? मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन और हैं। अगर जो रूस है वो केवल रिजीम चेंज चाहता है, मिलिट्री पोटेंशियल डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इससे ज्यादा ना उसके हित में होगा, ना यूक्रेन तो खैर तबाह हो ही गया है, ना विश्व के हित में होगा। तेल की कीमतें $120 पहुंच चुकी और कमाल हो रहा। दुनिया का जो इकोनॉमी रिकवर कर रही थी कोविड से, उसका सवा सत्यानाश हो गया। जी, जीडी बख्शी जी, ऐसे में अगर वहां के सैनिक बल की बात की जाए तो यूक्रेन की, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ दावे हैं, वरना वो जीत गए होते अब तक, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि इतने प्लेन मार दिए, क्या लगता है कि सैनिक के मनोबल पे इस वक्त क्या कुछ असर होगा अगर रूस की बात की जाए या दोनों, यूक्रेन दोनों के ही सैनिकों की अगर हम बात करें? देखिए, जब लड़ाई चलती है तो प्रोपेगेंडा के लिए बड़े बड़े बयान बढ़ चढ़ के बोले जाते हैं कि ये मार दिया, वो मार दिया। असलियत जमीन पे जो है वो सबको दिख रही है, रूस की यूक्रेन की राजधानी गिरने वाली। चलिए, जीडी बख्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और हमारे टैंक इस्लामाबाद पहुंच जाए तो आप बोलेंगे कि इस्लामाबाद युद्ध जीता, मतलब ये तो मजाक है ना। जी, जीडी बख्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अहम बातें हमारे सामने यहाँ पर रखी हैं कि दावों पर और अफवाहों पर अभी जाने की जरूरत नहीं है, हालात भीषण हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में हालात नियंत्रण में आ जाएं। बातचीत का दौर लगातार जारी है और लगातार जो यूरोपीय संघ है उनकी तरफ से भी कोशिशें यही हैं कि किसी तरह से रूस अपनी बातों पर कायम रहे और जिस तरह से सेना इस वक्त हमलावर है यूक्रेन पर, उस स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और चुनावी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आर्य न्यूज के